हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ पॉइंट बीजीपी में। दोस्तों, ये जो विज्ञान की बुक है, साइंस का एनसीईआरटी बुक का, तो इसमें हम लोगों ने अब तक जो है इसके कंटेंट में कितने चैप्टर्स को हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो 14 तक यानी कि 14 चैप्टर तक हम लोग पढ़ चुके थे और आज के इस पार्ट में हम लोग 15 और 16 यानी कि 15 और 16 चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसमें कि 15 नंबर चैप्टर है जल और 16 नंबर चैप्टर है कचरा संग्रहण एवं निपटारा। उसके बाद फिर हम लोग 7th के पार्ट को देखेंगे। तो चलिए फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं अपने अध्याय नंबर 15 को। तो हमारा चैप्टर है अध्याय 15 वाटर से यानी कि जल। ठीक है, जल के बारे में देखते हैं क्या कुछ कहा गया है। जल का उपयोग, तो जल पानी का उपयोग पीने, खाना बनाने, सफाई, नहाने इत्यादि में जो है करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जल जो है मनुष्य के जीवन का आधार होता है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं कि इसका प्रयोग जो है यानी कि इसका उपयोग फसल उगाने में भी करते हैं और इनका उपयोग कारखानों में किया जाता है जल का उपयोग, और बिजली उत्पादन में भी जल का उपयोग किया जाता है। आगे के पॉइंट की ओर आते हैं तो हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं, इनके बारे में देखिए क्या कहा है कि हमें जल जो है नदी, तालाब, झरनों, कुआं अथवा हैंडपंप और भूजल से जो है प्राप्त होता है। ठीक है, आइए फिगर के माध्यम से दिखाया गया है कि हमें जल कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इनको देख लेते हैं। अगला पॉइंट है इनका कि पृथ्वी का 2/3 भाग जल से जो है वो घिरा हुआ है तथा जल का अधिकांश भाग जो है वो समुद्र और महासागर में है। ठीक है, महासागर में पृथ्वी के अधिकतर भाग को घेर रखा है। महासागर ने पृथ्वी के अधिकतर भाग को जो है घेर रखा है। अगला पॉइंट है इसका कि समुद्र और महासागर के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं जिन्हें खारा जल होता है, जिनमें क्या होता है, खारा जल होता है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। इनके जल का उपयोग जो होता है, खारे जल का उपयोग घरेलू कृषि उद्योग की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए जो है उचित नहीं है, यानी कि खरे जल का उपयोग हम लोग जो है घरेलू कार्य के लिए और कृषि खेत उद्योग के लिए जो है नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि एस.टी. कॉलरिज द्वारा 1798 ईस्वी में अपनी कविता राइम ऑफ द एनिशिएंट मोरिनर की कुछ पंक्तियाँ लिखी। तो क्या पंक्तियाँ लिखी कि हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। यह कविता जो है महासागर में भटके किसी जहाज के नाविकों की करुणा कथा का उल्लेख किया गया है। मतलब इनमें यह कहा गया है कि अगर कोई महासागर में अपने जहाज के साथ भटक जाए, लेकिन उनके चारों ओर पानी ही पानी हो, पर वो फिर भी पानी पी नहीं सकता है। ठीक है, आइए अगले पॉइंट की ओर आते हैं, इनका जल चक्र के बारे में। तो जल चक्र वेब सर्किल के बारे में दिया गया है। जल के विलुप्त होने की युक्ति, जल के विलुप्त होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में कि वर्षा के बाद छतों से पानी विलुप्त होना, और दूसरा क्या है कि गीले कपड़े को धूप में सुखाना, ये सभी जो है वाष्पन के द्वारा जो है जल विलुप्त हो जाती है। तो फिगर के माध्यम से दिया गया है कि अलगनी पर जो है सूखे कपड़े रखे गए हैं, सूखते कपड़े यानी कि जल भीगे कपड़े को सुखाया जा रहा है। अगला पॉइंट है इसमें कि जल को गर्म करने पर जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, और जल वाष्प जो है यानी कि वाटर वेपर लवणों को वहन नहीं करता है। अगला पॉइंट है कि जब दिन के समय सूर्य की किरणें महासागर, नदियों, झीलों तथा तालाबों में भरे जल पर पड़ती है, तो इन सभी का जल निरंतरण जो होता है वो वाष्प में परिवर्तित होता रहता है तथा जल में घुले लवण शेष रह जाते हैं, और यही कारण है कि महासागर एवं समुद्र का जल जो होता है वो खारा होता है। अगला पॉइंट है कि सूर्य के प्रकाश में वाष्पन तेजी से होता है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर आते हैं। तो जल को किसी बर्नर पर गर्म करने पर वाष्पन और अधिक तेजी से होता है। अगला पॉइंट है इसका कि वाष्पीकरण की क्रिया सभी ताप पर होती है, यह एक सतही प्रक्रिया है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर आते हैं इनके। तो पौधे द्वारा जल की क्षति,
इनके पॉइंट को देखते हैं कि पौधे द्वारा जल की क्षति जो होती है वो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। यह पौधे की पत्तियों में रंध्र के द्वारा होता है। और क्या कह रहा है कि पौधे की कुछ मात्रा का उपयोग भोजन बनाने में करती है और सभी पानी का वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से वायु में मुक्त कर देती है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें कि पौधे के वाष्पीकरण को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं और इसे पोटोमीटर द्वारा मापा जाता है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं तो वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि बादल कैसे बनते हैं, इनके बारे में जानना है। तो क्या कह रहा है कि हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, बादल कैसे बनते हैं, तो इनके पॉइंट को देखना है कि संघनन यानी कि कंडेंसेशन, जल वाष्प को जल में ही परिवर्तित करने के प्रक्रम को संघनन कहते हैं और जल को पृथ्वी के ऊपर सतह पुनः जो है वापस लाने में संघनन प्रक्रम की एक जो होती है वो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब आते हैं, बात करते हैं वाटर पार्टिकल के बारे में, जल कणिकाओं के बारे में। तो जल कणिकाओं के बारे में देखते हैं कि जब बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देती है तो ग्लास की बाहरी सतह पर प्रकट जल की बूंदे को जल कणिका कहते हैं। ठीक है, फिगर के माध्यम से जल कणिकाओं को दिखाया गया है, यानी कि ग्लास के अंदर जो है, इस ग्लास के अंदर क्या दिया गया है, एक बर्फ का टुकड़ा दिया गया है और इसमें जो है बाहर से क्या है, छोटे छोटे पानी मतलब बूंद बूंद के जो है पानी रिस करके बाहर आती है। ठीक है, आइए इसके अगले पॉइंट की ओर आते हैं, बादल के बारे में यानी कि क्लाउड के बारे में। तो क्लाउड को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, जब हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाते हैं तो ताप कम हो जाता है। ठीक है, और वायु ऊपर चढ़ती है और ठंडी होती है। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें उपस्थित जलवाष्प संगठित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है, जिन्हें जल कणिका कहते हैं। यही जल कणिकाएं वायु में तैरती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बादल कहते हैं। अगला पॉइंट है कि यही जल कणिकाओं बूंदों के रूप में गिरती है, जिसे वर्षा कहते हैं। और इनके पॉइंट है कि जल कणिका विशेष परिस्थिति में ओला और हिम के रूप में भी होता है। और दिया गया है कि वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वायु में जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर आते हैं, इनके फिगर के द्वारा दिया गया है बादल के बारे में। और पुनः महासागर की ओर का पॉइंट दिया गया भौम जल, जिसको हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं। तो ग्राउंड वाटर के बारे में क्या कह रहा है कि वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि में सोखना या मृदा में विलुप्त हो जाना ग्राउंड वाटर कहलाता है, वार्म जल कहलाता है। ठीक है, इसी वार्म जल के माध्यम से कुआं, हैंडपंप, नलकूप में खींचा गया जल होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसका जल चक्र यानी कि वाटर सर्किल के बारे में। जल पृथ्वी की ऊपरी सतह से जल वाष्प के रूप में वायु में जाता है, जिसे वर्षा, ओले, हिम के रूप में वापस लौटते हैं और अंत में वापस महासागर में लौट जाते हैं। तो जल चक्र के फिगर को भी दिखाया गया है। तो आइए यदि नेक्स्ट इनके पॉइंट को देखते हैं, यदि भारी वर्षा हो तो क्या होगा। जानते हैं कि जब बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तो बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। तो अत्यधिक वर्षा जो होती है वो बाढ़ का कारण बन सकता है। फिगर के माध्यम से आपको दिख रहा है कि भारी वर्षा के कारण क्या होगी, बाढ़ का दृश्य देखने को मिल रहा है। तो अगले पॉइंट की ओर आते हैं, इसमें ये फिगर में दिखाया गया किसी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दृश्य, यानी कि सब कुछ तबाह हो गया है बाढ़ग्रस्त में। अगले पॉइंट की ओर आते हैं, इनमें क्या दिया गया है, यदि काफ़ी समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा। हम जानते हैं कि जब काफ़ी समय तक वर्षा नहीं होता है तो सूखा आ जाता है और किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अगले पॉइंट की ओर आते हैं कि एक वर्ष या उससे भी अधिक समय तक ना होना तो सूखापन जो है वो ला देता है। तो वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा मृदा से लगातार जल की क्षति होती रहती है, यानी कि मिट्टी से जो है लगातार जल की हानि होती रहती है, कमी होती रहती है, जिस कारण से मिट्टी सूख जाती है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं, इसका अगला पॉइंट है कि
हम जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, इनके पॉइंट के बारे में भी दिया गया है कि वर्षा के पानी बाढ़ में उत्पादक कामों में इस्तेमाल के लिए इकट्ठा करने के लिए वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं इनके। तो आपकी छत पर गिर रहे बारिश के पानी को सामान्य तरीके से इकट्ठा करके उसे शुद्ध बनाने का काम वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। ठीक है, तो आइए इनको फिगर के माध्यम से देखते हैं कि छत पर जो है वर्षा का जल संग्रहण हो रहा है। अब बात करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस की ओर। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है इसमें, एनसीईआरटी के पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गतिविधि में पानी का उपयोग शामिल नहीं है। तो किस गतिविधि में पानी का उपयोग शामिल नहीं है? कपड़ा धोने में, ऑप्शन ए कह रहा है कि, ऑप्शन बी कह रहा है नहाना में, और सी में कह रहा है कि बर्तन साफ करने में, और गीले कपड़े सुखाने में। तो क्या हो जाएगा कि गीले कपड़े सुखाने में जो है वो पानी का उपयोग शामिल नहीं है। नहाने में, बर्तन साफ करने में, कपड़ा धोने में, तो क्या हो जाएगा गीले कपड़े को सुखाने में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी नंबर हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया यानी कि किस क्रिया में आप न्यूनतम पानी की मात्रा का प्रयोग करेंगे। तो नहाने में, ब्रश से दांत साफ करने में, और कपड़े धोने में, या एक कमरे में पोछा लगाने में। तो जनरल सी बात है कि हम जो है ब्रश से दांत साफ करने में कम से कम पानी का उपयोग करेंगे। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगले प्रश्न की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि आपकी पुस्तक के एक पृष्ठ को बनाने के लिए आवश्यक पानी की मात्रा, तो कितनी पानी की मात्रा होगी आवश्यक, तो 2 ग्लास पानी की मात्रा होगी, 1 ग्लास बाल्टी होगी, या फिर 10 बाल्टी 2 ग्लास, या फिर 1 बूंद। तो कितनी मात्रा पानी की आवश्यकता होगी, तो 2 ग्लास पानी की आवश्यकता होगी। 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो हमारे नल में पानी आता है, तो हमारे नल में पानी किस किस तरीके से आता है, नदी कहाँ से आता है, नदी, झील, कुआं, यानी कि इन सभी से आता है। तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में पानी का वाष्पीकरण सबसे धीमा होगा। तो पानी का वाष्पीकरण सबसे धीमा किस स्थिति में हो जाएगा, तो धूप में रखे पानी क्या कह रहा है कि, ऑप्शन ए में कह रहा है कि धूप में रखी पानी की थाली, ऑप्शन बी कह रहा है कि बर्नर पर रखी पानी की केतली, ऑप्शन सी कह रहा है एक कमरे में रखा पानी का गिलास। तो सबसे धीमा हो जाएगा एक कमरे में रखा पानी का गिलास। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा 5 का सी। तो अगले प्रश्न की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, वाष्पोत्सर्जन एक प्रक्रिया है जिसमें पौधे, तो वाष्पोत्सर्जन एक प्रक्रिया जिसमें पौधे क्या होते हैं, मिट्टी से पानी प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी में कह रहा है कि हवा से जल वाष्प को अवशोषित करते हैं। सी में कह रहा है पानी से भोजन तैयार करते हैं, और डी में क्या कह रहा है जल वाष्प छोड़ते हैं। तो इनका आंसर हो जाएगा जल वाष्प जो है छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का डी नंबर आंसर हो जाएगा सही आंसर। तो प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बादल हवा में तैरता है पानी की छोटी बूंदों से। 1 नंबर, धूल और जलवाष्प का मिश्रण है, या जलवाष्प के कण है, या हवा में बारिश की बूंदें है। तो बादल क्या है, तो बादल हवा में तैरता पानी का छोटा बूंद है। तो इसका 7 का सही नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर आते हैं क्वेश्चन संख्या 8 पे। कुओं के लिए स्रोत है, तो कुओं के लिए क्या स्रोत है, तालाब का पानी, झील का पानी, बारिश का पानी, भूजल। तो कुओं के लिए स्रोत जो है वो वाटर यानी कि ग्राउंड वाटर स्रोत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। बाढ़ से भारी नुकसान होता है,
तो बाढ़ से किस किस चीज़ का नुकसान होता है? फसल का होता है, बिल्कुल सही है। संपत्ति और मानव जीवन का भी नुकसान होता है। घरेलू जानवर का होता है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस अबव, यानी कि इनमें से सभी, उपयुक्त में से सही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10th की बात करें तो 10th नंबर प्रश्न कह रहा है कि जहां पानी गिरेगी, यानी कि जहां पानी गिरे वहीं से ले, इसके पीछे मूल विचार क्या है? तो इसके पीछे मूल विचार है, ऑप्शन ए को देखते हैं कि पानी का पुनर्चक्रण, बी में पानी को स्टोर करने के लिए डैम बनाना, सी में कह रहा है वर्षा का जल संचयन, और डी में कह रहा है जलवाष्प का संघनन। तो पानी गिरे वहीं से ले, तो इसका जो है मूल विचार हो रहा है कि वर्षा का जो है संचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? वर्षा का संचयन हो रहा है। ऑप्शन संख्या सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो अब जो है एनसीईआरटी के अभ्यास वाले प्रश्न की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में। तो जल को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो संघनन कहते हैं हम लोग। ऑप्शन संख्या बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो पृथ्वी का कितना भाग जो है वो जल से घिरा हुआ? तो पृथ्वी का जो है आपका 2/3 भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है। ऑप्शन संख्या इसका बी राइट आंसर होगा। और 13 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में। तो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कविता राइम ऑफ द एनिशिएंट मैरिनर के लेखक कौन है? तो इनके लेखक जो है आपका एस टी कॉलरिज है। ऑप्शन संख्या इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। और 14 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे द्वारा जल की क्षति क्या कहलाती है? पौधे के द्वारा जल की क्षति आपका वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आते हैं 15 नंबर पे। तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वार्म जल, जिसको हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं, से क्या अभिप्राय है? तो वार्म जल जो होता है वो आपका ऑप्शन ए कह रहा है कि भूमि पर पड़ा जल, घर के छत पर पड़ा जल, वर्षा जल का हिस्सा जिससे कि भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सी हो जाएगा। वर्षा जल का हिस्सा जिसे भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। ठीक है, आइए एक्सरसाइज नंबर 16 नंबर पे आते हैं। तो 16 नंबर चैप्टर कह रहा है कि कचरा संग्रहण एवं निपटान। ठीक है, अध्याय 16 कचरा संग्रहण एवं निपटान के बारे में। तो हम लोग जो है पहले पढ़ते हैं कचरे के बारे में। तो क्या कह रहा है? कचरे का निपटान। तो भराव क्षेत्र में वह स्थान जहां शहर अथवा नगर के कचरे को एकत्रित यानी कि जमा करके पाटा जाता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? भराव क्षेत्र कहते हैं। फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। अगला है कंपोस्टिंग। ठीक है, कंपोस्टिंग के बारे में क्या कह रहा है? तो पदार्थों के विगलित और खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया जो होती है वो कंपोस्टिंग कहलाती है। तो नगर पालिकाओं के द्वारा अलग अलग रंग के डिब्बों जैसे कि नीला और हरा रंग जो होते हैं कूड़े में प्रदान किए जाते हैं। तो नीले रंग में किस प्रकार के कूड़े को रखा जाता है उनके बारे में देखिए। तो नीले रंग, इसमें पुनः उपयोग किया जा सकने वाले पदार्थ डाला जाता है, यानी कि नीले डब्बे में जो है ऐसे पदार्थ को हम डालेंगे, यानी कि ऐसे कचरे सबको डालेंगे जिसको पुनः जो है हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। ये विगलित नहीं होते हैं जैसे कि प्लास्टिक, धातुएं, कांच इत्यादि। और हरे में जो है हम लोग क्या रखते हैं? इनमें रसोई तथा अन्य पादप अथवा जंतु अपशिष्ट को एकत्रित किया जाता है जो कि मिट्टी में दबने पर क्या हो जाता है? विगलित हो जाता है और इसके अपशिष्ट को कंपोस्ट में परिवर्तित किया जाता है। अब बात करें वर्मी कंपोस्ट के बारे में। तो वर्मी कंपोस्ट का पॉइंट क्या दिया गया है, इनको देखते हैं। रसोई घर के कचरे को कृमि अथवा लाल केंचुआ द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तित करना ही वर्मी कंपोस्ट कहलाते हैं। ठीक है, लाल केंचुए कंपोस्ट में जो होते हैं वो सहायक होते हैं। और अगला पॉइंट है कि लाल केंचुए की सहायता से कंपोस्ट बनने की इस विधि को वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि
कंपोस्ट भी कहते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर आते हैं। इनका अगला पॉइंट है, ये फिगर के माध्यम से दिया गया है, लाल केचुए का फिगर है। ठीक है, और नेक्स्ट फिगर में क्या कह रहा है कि वर्मी कंपोस्ट का भी फिगर दिया गया है। अब आते हैं इनके पॉइंट्स के बारे में। तो इनका पॉइंट क्या कह रहा है कि लाल केचुए के दांत नहीं होते हैं, इनमें एक विशेष संरचना होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गिजार्ड कहते हैं। अगला पॉइंट है कि यह भोजन को पीसने में सहायता करते हैं। ठीक है, और लाल केचुए एक दिन में अपने शरीर के भार का बराबर आहार जो होता है वो खा सकते हैं। ठीक है, ये फिगर के माध्यम से लाल केचुए के आहार को दिया गया है। अब आते हैं और इनके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पहले, लाल केचुए बहुत गर्म अथवा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते हैं, इन्हें नमी की आवश्यकता होती है और केचुए को किसानों का जो है वो मित्र कहा जाता है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। तो कागज का पुनर्चक्रण। ठीक है, पुराने कागज इकट्ठा करें और अखबार या नोटबुक इत्यादि जैसे, और छोटे छोटे टुकड़ों में इसको जो है टुकड़े करें। और अगला पॉइंट है कि टुकड़े को पानी में भिगोकर एक दिन जो है छोड़ दें। ये क्या बता रहा है, कागज का पुनर्चक्रण के बारे में बता रहा है। तो भीगे कागज को मसल कर गुद्दी यानी कि लुगदी बनाएं। और क्या पॉइंट है, अगला पॉइंट इसका है कि जाली लगी फ्रेम पर लुगदी को फैलाओ और अंतिम काम करना है कि धूप में सुखाओ, फिर अंत में यह जो है नया पुनः चक्रित कागज जो होगा वो तैयार हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो कह रहा है कि प्लास्टिक वरदान है या अभिश्राप है। तो प्लास्टिक की पुनर्चक्रण के बारे में देखिए। तो कुछ प्लास्टिक जैसे कि बोतल, कंटेनर का पुनर्चक्रण संभव है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि सभी प्लास्टिक का पुनर्चक्रण नहीं हो सकता, जैसे कि पॉलीथीन की थैलियाँ। अब बात करते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर वाले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है इसमें, क्या प्रश्न है कि केचुए की सहायता से कंपोस्ट तैयार करने की विधि क्या कहलाती है। तो खाद कहलाती है, कृमि खाद कहलाती है, और खाद डालना या विघटित होना तो क्या कहलाती है, कृमि खाद कहलाती है। ऑप्शन संख्या इसका बी नंबर राइट आंसर होगा। अब बात करें प्रश्न संख्या 2 में। तो क्या कह रहा है कि यदि आप रसोई के कचरे के गड्ढे में डालते हैं तो यह कुछ समय के बाद हो सकता है। तो कुछ समय के बाद क्या हो सकता है, तो उनको देखते हैं। खाद में परिवर्तित हो सकता है, या फिर वर्मी कंपोस्ट में परिवर्तित हो सकता है, ऐसा ही रहेगा, या अपने सूखे रूप में हमेशा के लिए रहते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो खाद में परिवर्तित हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए इसका जो है राइट आंसर होगा। तो अगले प्रश्न की ओर आते हैं इनके। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां अपशिष्ट निपटान संबंध में जिम्मेदार व्यवहार को नहीं दर्शाती है। तो कौन सी गतिविधियां जिम्मेदार व्यवहार को नहीं दर्शाती है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि कागज की थैलियों या कपड़ों की थैलियों में ले जाया जाने वाला सामान कूड़ा निस्तारण के लिए पॉलीथीन की थैलियों का एक किया जाता है। बिल्कुल यही होगा इसका आंसर। ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं, क्वेश्चन संख्या 4 में। तो प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, पहले इनको देख लेते हैं। पहेली ने सूखे पत्ते और पौधे के अन्य हिस्सों को जलाने के लिए निम्नलिखित में से दुष्प्रभाव को बताएं। तो क्या प्रभाव हो सकते हैं दुष्प्रभाव, जलाने से मिट्टी का क्षरण होता है, ए नंबर में कह रहा है। बी में कह रहा है कि जलने से हानिकारक गैस धुएं निकलते हैं, और क्या कह रहा है कि कम लागत पर खाद्य पदार्थ के लिए कीमती जो है वह देखिए आगे क्या कह रहा है, कीमती कच्चा माल खो जाता है। अंतिम क्या कह रहा है कि अत्यधिक ऊष्मा अनावश्यक रूप से उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, यानी कि पहले ए होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 एंड 4 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में।
प्रश्न संख्या 5 में आते हैं कि कचरा संग्राहक के नीचे दिए गए कचरे को क्रमशः लाल, हरे और नीले कंटेनरों में लैंडफिल, कंपोस्टिंग पिट और रिसाइकलिंग में स्थानांतरित करने के लिए अलग-अलग करता है। तो वस्तुएं क्या होगी? तो आइए इनके ऑप्शंस को देखते हैं। प्लास्टिक बैग, अखबार, पत्रिकाएं, पेंच और नट तीसरे में है। चौथे में सब्जी के छिलके, मेटल चिप्स और अंडे के छिलके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल में 1, 3 और 5 और फिर हरे में क्या हो जाएगा 4 और 6 और नीले में क्या हो जाएगा केवल 2। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 6 नंबर में रसोई के कचरे को खाद में बदलने के लिए आवश्यक कदम नीचे एक अव्यवस्थित रूप से दिए गए हैं। यानी कि इसमें जो दिया गया अव्यवस्थित ढंग से दिया गया, उनको व्यवस्थित करना है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, कचरे को गड्ढे में डालते हैं? नहीं। फिर गड्ढे को तल के रेत में ढक देते हैं? नहीं। तो पहले इससे क्या होगा कि गड्ढे के तल को रेत से ढक देते हैं, फिर उसके बाद करते हैं कचरे को गड्ढे में डालते हैं, फिर उसके बाद गड्ढे को बोरी या घास में ढक देते हैं और ऊपर से कीड़े डालते हैं। तो 2, 1, 3 और 4 हो जाएगा। इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, 2, 1, 3 और 4। ठीक है, राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th में 7th क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के अभ्यास वाले प्रश्न आ चुके हैं। तो इनको देखते हैं कि लाल केचुए किस प्रकार के कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते हैं। तो किस प्रकार जो है कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते हैं? तो प्लास्टिक के कचरे को नहीं करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। और 8 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तो लाल केचुए एक दिन में कितना आहार खा सकते हैं? तो लाल केचुए जो हैं अपने शरीर के भाग के बराबर का एक दिन में आहार खा सकता है। तो उसका सही आंसर ए हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। तो लाल केचुए में भोजन को पीसने के लिए कौन सा अंग होता है? तो भोजन को पीसने के लिए इसका अंग जो होता है गिजार्ड होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 10 नंबर में निम्नलिखित में से किसे किसानों का मित्र कहा जाता है? तो किसानों का मित्र जो है वो केचुआ को कहते हैं, ऑप्शन संख्या डी। और निम्नलिखित में से किस प्लास्टिक का पुनः चक्रण किया जा सकता है? तो पुनः चक्रण जो है वो आपका बोतल का किया जा सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सभी को अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दे और जो नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाला जो है हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है 7th क्लास के चैप्टर 1, 2 को देखेंगे। तो जय हिंद, नमस्कार, लव यू ऑल।